नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का लेक्चर नंबर 6 जिसका टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब संघ कार्यकारिणी। तो आपने अभी तो हमारे बाकी लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे संघ कार्यकारिणी। तो हमारे चैनल को आपने सभी सब्सक्राइब करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। यहाँ पर सही वीडियो की नोटिफिकेशन और साथ में पीडीएफ भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक आपका है यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब संघ कार्यकारिणी। ठीक है, ये आपका पार्ट 5 या कह रहे हैं भाग 5 का पार्ट है। मतलब आपका जो पार्ट 7 है ना, 22 पार्ट है, उसमें जो ये 5वें पार्ट में आता है। ठीक है, 5वें भाग में आता है। और इसमें जो आर्टिकल्स आपके आते हैं, अनुच्छेद आते हैं, वो आर्टिकल्स आपके 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक आते हैं इसके अंदर। मतलब अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक आपके सारे आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये बताएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, आपका सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, उसके बाद फिर पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, उसके बाद फिर पढ़ेंगे आपका प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्री परिषद, और उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक होगा आपका क्या, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब भारत के महान्यायवादी। ठीक है, तो महान्यायवादी आपका आखिरी टॉपिक होगा। ये सब आपकी टॉपिक जो आपके हैं आपके लिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। किसमें, यूनियन एग्जीक्यूशन में। किसमें, यूनियन एग्जीक्यूशन में ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे। कितने, 5 टॉपिक्स, ये 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे आपके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहले आपका आता है प्रेसिडेंट मतलब क्या, राष्ट्रपति आपका आता है। सबसे पहले क्या आपका राष्ट्रपति आता है, प्रेसिडेंट आता है। तो प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसमें बात आती है आर्टिकल से पहले आता है आर्टिकल 52 पे मतलब अनुच्छेद 52 पे। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति की जो ऑफिस है उसके बारे में बताया, मतलब कार्यालय के बारे में बताया गया है कि ये एक ऑफिस होगा किसका, राष्ट्रपति का। आर्टिकल 52 के तहत बताया गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आर्टिकल 52 क्या कहता है, तो ये कहता है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आपको बता दें जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट होता है वो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिस होता है। मतलब पूरे भारत का सबसे बड़ा ऑफिस, या कहते हैं पावर के हिसाब से या काम के हिसाब से सबसे बड़ा कार्य वही ऑफिस करता है। सबसे बड़ा ऑफिस उसी को माना जाता है। उन्हें कहते हैं सबसे वरिष्ठ कार्यालय उसे कहा जाता है। ठीक है, हिंदी बोलेंगे सबसे वरिष्ठ कार्यालय उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सबसे वरिष्ठ कार्यालय उसे कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही आपको बता दें जो भारत के राष्ट्रपति हैं या प्रेसिडेंट हैं उनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। मतलब भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो राष्ट्रपति क्या बोला जाता है, भारत का पहला नागरिक बोला जाता है। ठीक है, फिर और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कहा जाता है, मतलब संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राष्ट्रपति जी को कहा जाता है कि वह संवैधानिक प्रमुख होते हैं। एक तरह से मान लीजिए राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्सन होते हैं। मतलब सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी किसी की होगी तो वो राष्ट्रपति की होगी। या भारत के सबसे बड़े या सबसे पहले आने वाले व्यक्ति जो होंगे वो राष्ट्रपति ही होंगे। कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे। क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, मतलब भारत का पहला नागरिक कहा जाता है उनको। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी नागरिक आपके आते हैं, पर पहला नागरिक कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। वो राष्ट्रपति पद की बात करी जा रही है, उस पे कोई व्यक्ति जो वो पद धारण करेगा वो भारत का पहला नागरिक हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि जो राष्ट्रपति है वो हमेशा फ्री हो जाएगा, नहीं। अगर जो राष्ट्रपति है उसकी बात करी जा रही है, कोई व्यक्ति की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ उनकी पद की बात करी जा रही है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं आर्टिकल 53 के बारे में, मतलब अनुच्छेद 53 के बारे में कहा जाता है। किसमें कहा जाता है, 52। तो सब आप क्या आर्टिकल आया 52 के बाद क्या है 53 आएगा। तो 53 में बताया गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, मतलब संघ की कार्यकारिणी शक्ति के बारे में बताया गया। ये तो पावर्स के बारे में बताया गया, इसकी आपकी एग्जीक्यूशन की, यूनियन की, संघ की। जो संघ तो एक तरह से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, सेंटर की जो बात करी जा रही है यहाँ पे उसकी बात करी, उनकी जो पावर्स हैं उनके बारे में यहाँ इसके बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाएगा आपसे कि यूनियन ऑफ क्या नाम है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन कौन से आर्टिकल में आती है, तो आप सीधा कहेंगे आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 53 में आती है। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, अगले आर्टिकल पे। तो अगला आपका आता है आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54। तो इसमें कहा गया है इलेक्शन के बारे में बताया गया है, किसके, प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में बताया कि चुनाव कराया जाएगा, ये उसके बारे में उसमें कहा गया है, आर्टिकल 54 में कहा गया है। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं इससे आगे। इसमें देखो अब बात सबसे आएगी कि राष्ट्रपति के चुनाव कराए कैसे जाएंगे। बात आती है कि राष्ट्रपति के चुनाव होंगे
है ना। तो कैसे चुनाव कैसे होंगे, तो आपके जो राष्ट्रपति के चुनाव होंगे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। कैसे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हो जाते हैं। आप कहते हैं, आप जैसे ही मान लीजिए एक डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं कि आप उसमें वोटिंग करते हैं, पर राष्ट्रपति के चुनाव में क्या वोटिंग करते हैं, नहीं करते ना। वैसे कोई चुनाव तो आपने देखा नहीं होगा कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है, ऐसा कभी देखा है कि आप जा रहे हो और राष्ट्रपति चुनाव पद के लिए वोटिंग करने, वोट डालने जा रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। तो इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है इलेक्टोरल इसे कराया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, मतलब निर्वाचक मंडल के थ्रू करवाया जाता है। ये करवाया जाता है निर्वाचक मंडल द्वारा कराया जाते हैं चुनाव। अब इसमें क्या आता है, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर कौन होते हैं, मतलब इसके सदस्य कौन कौन होते हैं जो ये चुनाव करवाते हैं आपके, इनके कौन सदस्य होते हैं, इसके बारे में बात जरूरी करना जरूरी है। तो इसके जो सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके कौन, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब निर्वाचित सांसद जो होते हैं वो होते हैं। साथ ही आपके इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और आपका जो ये आप नंबरिंग गलत है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। फिर आपका आता है लास्ट में इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पौंडुचेरी, मतलब दिल्ली और पौंडुचेरी के निर्वाचित विधायक इसमें होते हैं आपके, ठीक है। तो ये 3 लोग होते हैं, इनके आपके सारे यहाँ पे आपने जो पार्लियामेंट की बात करिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे दोनों की बात करी जा रही है, लोकसभा और साथ ही राज्यसभा की भी बात करी जा रही है। किसकी, राज्यसभा की भी बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों की जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं आपके किसमें, प्रेसिडेंट के चुनाव पर आप पार्टिसिपेट करते हैं। किसके चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये सभी लोग क्या पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के राष्ट्रपति के चुनाव में, और यही लोग वोट डालते हैं आपके, कौन, यही लोग जो आपके सांसद होते हैं, ये सांसद ही आपके चुनाव वोट डालते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, ठीक है। आप वही डालते हैं, आप किसके, प्रधानमंत्री के पद के लिए आप जो लोकसभा वोट होते हैं वो आप उनके लिए आप वोट डालते हो, प्रधानमंत्री पद के लिए और मुख्यमंत्री पद के लिए आप वोट डालते हो। राष्ट्रपति पद के लिए कई वोट नहीं डालते आप, है ना, सुना है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले इस पे। तो अगला टॉप आपका आता है कि इसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो देखो लोकसभा के सदस्य, अब जो लोकसभा के सदस्य नहीं उनकी बात करी जा रही है, राज्यसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के सदस्य भी, और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब आपके दोनों इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही इसमें ये नॉन इलेक्टेड की बात हो रही है, नॉन इलेक्टेड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो चुने नहीं गए हैं। देखो लोकसभा सदस्य कई सारे होते हैं आपके, इलेक्टेड भी होते हैं, नॉन इलेक्टेड भी होते हैं, मतलब चुनाव जीते हुए भी होते हैं और कुछ हारे हुए भी होते हैं। तो यहाँ पे ये जो हारे हुए चुनाव हारे हैं उनकी बात करी जा रही है, ठीक है। राज्यसभा के भी वो भी होते हैं, नॉन इलेक्टेड की बात करी जा रही है, ठीक है, ठीक है। और फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की भी बात करी, नॉन इलेक्टेड वाली, नॉन इलेक्टेड की बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपका इसमें बता ही दिया है लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी, ठीक है। तो ये क्या है, ये भाग नहीं लेते आपके, ठीक है। क्वेश्चन इस पे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई बताइए इनमें से कौन सा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से कौन लोकसभा चुनाव में सॉरी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, या कहते हैं नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका नहीं लेते हैं, तो उसमें एक लोकसभा का ऑप्शन दिया जाएगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, और बाकी 4 ऑप्शन और 3 ऑप्शन और दिए जाएंगे। तो सब टिक किसके पे आ गए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। और नहीं की बात करिएगी तो वहाँ पे 22 और सारे ऑप्शन दिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, है ना, और लेजिस्लेटिव असेंबली का, इन सभी का ऑप्शन दिए जाएंगे। फिर लास्ट पे दिया जाएगा कि क्या नाम है, इन सभी में तैरते हैं कोई एक होगा वो करता है, वो आपको गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर उसमें। तो आपका अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 55, मतलब आर्टिकल 55 आपका था। अब ये क्या कहता है, ये बताता है आपका मेथड ऑफ इलेक्शन, मतलब आपका चुनाव कैसा होगा। तो ये कहता है इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड होता है कि मतलब चुनाव की विधि कैसे होगी, अप्रत्यक्ष, जैसे मैंने बताया कि जैसे क्या होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इसके, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, तो इसको कहा जाता है आपका PSRTV, मतलब PRSTV कहा जाता है इसको। क्या जाता है, परफॉर्म क्या होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट कहा जाता है इसको। अब हिंदी में क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संकरणीय वोट कहा जाता है। हिंदी में क्या हो जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संकरणीय वोट कहा जाता है इसको। अब ये वोट होता कैसे है, सबसे बड़ी दिक्कत आई कैसे आप बताएंगे। तो इसमें बताएंगे जो एक MLA होगा उसकी वोट को कैसे काउंट किया जाएगा। तो उसको वोट का काउंट करने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MLA। एक MLA की बात करी जा रही है, एक MLA की बात करी जा रही है, तो वो होता है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है।
अब जिस राज्य का वो एमएलए है या जिस जगह का एमएलए है, उस पूरे एरिया का पॉपुलेशन कितनी है, साथ ही नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, मतलब उस एरिया से कितने नंबर इलेक्टेड एमएलए आए हैं, उसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, किसे 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए आपकी, मैं एग्जांपल दूं आपका, तो एग्जांपल मान चलिए पॉपुलेशन आपकी, मान लीजिए किसी कंट्री की पॉपुलेशन मान लीजिए हो गई है 50 लाख, मान कंट्री बात कर रहा हूँ, किसी जगह की आपकी पॉपुलेशन कितनी 50 लाख हो गई है, ठीक है, 50 लाख हो गई, सॉरी, ठीक है, 50 लाख हो गई है, और उसमें एमएलए कितने हैं 50 लाख पे, तो आप मान लें एमएलए, मान के चलिए आप 10 एमएलए, ठीक है, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 यहाँ जाएंगे, 3 यहाँ बनेंगे, तो ये कितना बच गया 5000। तो एक एमएलए वोट की वैल्यू कितने 5000 हो जाएगी, ठीक है। तो अब ऐसे ही उन्हें बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, जरूरी नहीं इतनी बड़ी वैल्यू, एमएलए कुछ ज़्यादा भी होते हैं, इतने कम नहीं होते हैं, तो उस हिसाब से वैल्यू का ज़्यादा बड़ी होती रहती, तो वैल्यू हमेशा इस हिसाब से ही काउंट करिएगा, पर तरीका ये है काउंट करने का आपका। तो एक एमएलए वोट के मतलब हो गया 5000 वोटों के बराबर हो गया, वो समझ लीजिए कितने 5000 वोट, इसे 5000 वोट काउंट होंगे आपके, ठीक है, 5000 वोट काउंट होंगे हिसाब से। तो ये उस पॉपुलेशन की एरिया की बात करता है, जिसका जो एमएलए जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन से आएगा, उस एमएलए की उतनी ज़्यादा क्या है वोटिंग वैल्यू होगी। तो ऐसा समझिए, जिसकी जो एमएलए ज़्यादा गलत, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, उसके जगह से आया है, तो उसकी वोट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी हिसाब से, ठीक है। फिर आपका आता है वो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी, मतलब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसका कैसे काउंट किया जाएगा। तो उसका होता है वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए, मतलब जो सभी एमएलए की जो वोट्स मिले हैं उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी, मतलब जो वहाँ पे कितने एमपी इलेक्टेड हुए हैं उससे, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक एमपी की वैल्यू यहाँ पे दी जा रही है, एक एमपी की वैल्यू, ठीक है। वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए, मतलब जितने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उन सभी के वोट, और साथ ही नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो उसको डिवाइड कर देंगे किससे, एमएलए के वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑन एमएलए को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, उनके पावर हो जाएगा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं कि कराता कौन है चुनाव। तो ये आपके चुनाव जो कराता है वो चुनाव कराता है, वो कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है इसको। कौन कराता है, भारत निर्वाचन आयोग कराता है इसको, ठीक है। चुनाव संचालन को करवाता है भारत निर्वाचन आयोग, इसको चुनाव कराता है इसके सारे, ठीक है। अब अगर इसको कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, कोई आपका दिक्कत लग रही है, आप कह रहे हैं कि वोटिंग में दिक्कत आई है या धांधली हुई है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कौन सॉल्व करेगा, तो इसके सारे जो दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके जो भी आपकी केस बनता है वो केस कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ना आप लोअर कोर्ट के पास जाएगा, ना हाई कोर्ट के पास, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, क्योंकि ये पावर किसके पास, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास इस चीज़ की पावर है इसका, ठीक है। फिर आपका आता है टोकन मनी कितना है। अब ये दिमाग में आ रहा है कि टोकन मनी क्या है, आपके दिमाग में आएगा। तो टोकन मनी मान लीजिए एक तरह से मिनिमम एक अमाउंट होता है, या आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो आपको देना है कितना। अगर आप प्रेसिडेंट चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं तो कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है आपको, तो वो है 15,000 रुपये। कितने, 15,000 रुपये आपको डिपॉजिट करने, कितने, 15,000 रुपये आपको डिपॉजिट करने होते हैं मिनिमम, इतने आपको टोकन मनी डिपॉजिट करना होता है चुनाव लड़ने के लिए। मतलब राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होने के लिए आपको कम से कम इतने रुपए आपको देने पड़ते हैं एज अ सिक्योरिटी चार्ज, ठीक है। अब कितने वोट चाहिए आपको, मतलब अब जैसे आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो गए, ठीक है, और राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो गए और आप चुनाव लड़े और हार गए, भाई तो सिक्योरिटी मनी है, कैसा सिक्योरिटी मनी है ये, तो ये वापस नहीं आनी है। तो इसमें भी कंडीशन डाल दी गई, क्या कंडीशन डाल दी, क्या कंडीशन डाल दी, भाई देखो रुपए आपको जब भी मिलेंगे जब आपको मिनिमम वोट, मतलब 1/6 ऑफ टोटल वोट आपको मिले होंगे, तभी आपको रुपए मिलेंगे, अन्यथा वो रुपए आपके 15,000 रुपये गए, मतलब वो वापस नहीं, रिफंड नहीं होंगे, वो 15,000 रुपये रिफंड नहीं होंगे अगर आपको 1/6 ऑफ वोट नहीं मिले, मतलब 6 में से 1 वोट आपको नहीं मिला तब तक आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आपको वोट मिला 0 तो आपको 11 रुपये भी रिफंड नहीं करे जाएंगे, ठीक है, रुपए रिफंड नहीं करे जाएंगे। ये कंडीशन होती है पैसा वापस पाने के लिए। 15,000 रुपये आप टोकन मनी देते हैं, उस टोकन मनी को वापस आएगा। अब इसमें कौन कौन आता है, इलेक्टर्स कौन होते हैं, कौन मतदाता कौन होते हैं, तो इसमें होते हैं प्रस्तावित, मतलब प्रपोजल होते हैं, वो उनके 50 मेंबर होते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मतलब माध्यमिक होते हैं, वो होते हैं 50 मेंबर, टोटल कितने 100 मेंबर्स होते हैं,
ठीक है, आपको टोटल 100 मेंबर्स चाहिए होते हैं आपके पूरे इलेक्शन के लिए, पूरे चुनाव में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताते हैं आर्टिकल 56 के बारे में। मतलब आर्टिकल 56 के बारे में बताते हैं इसमें क्या होता है। तो आर्टिकल 56 कहता है आपका टेन्योर कितना होगा, कि राष्ट्रपति पद का कार्यकाल, या कहते हैं कार्यकाल कितना होगा, ये बात करी जाती है किसमें, आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 में करी जाती है। कितने साल, कितने टाइम कार्यकाल होता है आपका, 5 साल का होता है, 5 वर्ष का, ये कहते हैं 5 ईयर्स का आपका टेन्योर होता है किसका, राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति एक बार बन जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको वो पद धारण करने की जो समय सीमा है वो होती है 5 साल। मतलब 5 साल के लिए वो उस पद को धारण करेगा। 5 साल बाद क्या दोबारा चुनाव होंगे, और फिर अगर वो उस चुनाव में दोबारा जीत जाते हैं दोबारा प्रेसिडेंट बन जाएंगे, अन्यथा कोई और व्यक्ति बन जाएगा आपका क्या नाम है आपका, राष्ट्रपति। तो अब दिक्कत आती है कि इसमें तो वो टेन्योर तो मिल गया, अब बाई चांस कोई राष्ट्रपति बीच में जो जाना चाह रहा है कि बोले मैं नहीं चाह, मैं कुछ कारणवश, या कह दें कोई स्वास्थ्य इशू कारण वो आपका नहीं जा पा रहे हैं, तो वो क्या है आपका नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या छुट्टी लेना चाह रहे हैं या फिर अपने पद से रेजिग्नेशन देना चाह रहे हैं, तो जो त्याग पत्र होगा, रेजिग्नेशन लेटर होगा, वो किसे दिएगा, वाइस प्रेसिडेंट को, मतलब उपराष्ट्रपति को। मतलब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। और ठीक है, और इनको हटाया कैसे जाएगा, तो इनको हटाने का, राष्ट्रपति जी को हटाने का समाप्त तरीका वो क्या है, इम्पीचमेंट। मतलब महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति महाभियोग लाएगा, उसमें ही कंडीशन होती है, अगर वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं तो महाभियोग आएगा, अगर वो कोई दिमाग से स्टेबल नहीं है तो महाभियोग आएगा, अगर वो कोई क्या नाम है क्या नाम है कोई पद लाभ का पद धारण करे हुए, कोई ऑफिस धारण करे हुए, तो वो क्या नाम है महाभियोग आपके ऊपर आ जाएगा। ये नहीं कि आपका मन करा आज कि राष्ट्रपति अच्छे लग रहे हैं यार, मतलब दूसरे लेके आओ, तो चले गए, आप लेके आ गए महाभियोग लेके आ गए, ऐसा नहीं होगा भाई। उसके ऊपर पूरा प्रोसेस होता है, कमेटी बैठती है, उस पर रिचार्ज देखती है कि क्या ये सच में उन्होंने कुछ गलत कार्य करा है, तभी उनको हटाया जाता, अन्यथा 5 साल तक उनको कोई नहीं हटा सकता, एक बार वो राष्ट्रपति बन गए तो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपका आर्टिकल 57 पे आते हैं, मतलब अनुच्छेद 57 पे आते हैं। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे री इलेक्शन पढ़ेंगे। मतलब आप राष्ट्रपति के चुनाव को री इलेक्शन, मतलब उनका री इलेक्शन, आपका पुनः चुनाव कैसे होगा, कितनी लिमिट होगी, मतलब पुनः चुनाव की कितनी लिमिट होगी, और रिटायरमेंट एज, मतलब कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं है, उसके बारे में बताया है कि राष्ट्रपति के रिटायरमेंट कितने एज पर रिटायरमेंट हो जाएंगे, कितनी बार चुनाव आपके राष्ट्रपति, आप कितनी बार आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हो, और कितनी बार आपके री इलेक्शन करवा सकते हो। तो जाहिर ही बात है इसमें कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप चाहे जब चाहे री इलेक्शन करा सकते हो, उसका कितनी बार भी खड़े हो सकते हो, आपकी आपकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं होती है, राष्ट्रपति जब चाहे तब बच सकते हैं, बस आपको वोटिंग में जीतने चाहिए आप। ठीक है, तो पुनः चुनाव कोई क्या नाम है लिमिटेशन, मतलब कोई कितनी बार आप चुनाव के लिए खड़े हो सकते हो, आपकी रिटायरमेंट एज कितनी है, कितनी होगी, इसके बारे में क्या है बताया गया है आर्टिकल 57 में। कहा गया आर्टिकल 57 में बोला गया है कि राष्ट्रपति चुनाव को आप दोबारा से करा सकते हैं, अगर वोटिंग बराबर हुई या फिर कोई ड्रॉ हुई या फिर मिनिमम वोट नहीं मिल पाए उनको, जीते लिए उससे मिनिमम वोट नहीं मिल पाए, तो दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे ना। तो उन सभी को देखते हुए उस पर री इलेक्शन वो आर्टिकल 57 में बताया गया है। ये भी बताया गया है कि उनकी एक व्यक्ति कितनी बार खड़ा हो सकता है, तो वो बताया गया है कि एक व्यक्ति कितनी बार भी खड़ा हो सकता है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। और तीसरी चीज़ बताई गई है कि रिटायरमेंट क्या होगा, तो उनकी रिटायरमेंट एज के बारे में बताया गया है कि कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं होगी राष्ट्रपति जी की। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपका आर्टिकल 58 पे, अनुच्छेद 58 पे, इसमें बताया गया क्वालिफिकेशन, मतलब योग्यता की बात करी गई है। आर्टिकल 58 में बात करी गई है कि एक राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है उसकी क्या योग्यता होगी, मतलब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहला, सबसे पहली क्वालिफिकेशन आपकी आती है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो चाहिए, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला बात कंडीशन आ जाती है। दूसरी बात कहते हैं, दूसरी बात कही जाती है, दूसरी इसमें बात कही जाती है कि उसकी जो मिनिमम एज होगी वो 35 वर्ष होनी चाहिए, मतलब कम से कम वो 35 साल का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होंगे तो कम से कम आपकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, और साथ ही इसमें कोई मैक्सिमम एज नहीं है, मतलब अधिकतम एज नहीं है, मतलब कोई लिमिटेशन एज, कोई मैक्सिमम एज नहीं, मतलब आप चाहे तो 90 साल के भी हैं तो भी आप उस पद के लिए क्या चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव पद के लिए खड़े हो सकते हैं। ठीक है,
पर मिनिमम एज है, न्यूनतम एज कितनी दे रखी है, 35 वर्ष दे रखी है। 35 साल आपकी उम्र होगी तभी जाके आप खड़े होंगे। साथ ही क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा के, यहाँ लिखा हुआ है लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए आपकी, तभी आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हैं। ये आपकी क्या है, तीसरी कंडीशन हो गई। फिर आपकी लास्ट आती है चौथी कंडीशन, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब लाभ का कोई भी पद धारण नहीं करा होना चाहिए आपको, मतलब कोई भी ऐसे पद पे नहीं कारण होने चाहिए आप जिससे क्या है आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर कुछ रुपए इनकम में आ रही हो या ऐसे कुछ हो रहा हो, वो पद नहीं धारण कर सकते आप। जैसे ऐसा हो गया कि आप चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएं और साथ ही साथ राष्ट्रपति पद भी संभालें, है ना। आप चाह रहे हैं कि मैं छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आप क्या नाम है एक IAS ऑफिसर भी हैं और साथ ही साथ आप राष्ट्रपति चुनाव पे खड़े हो जाए, आपकी ही 35 साल और 22 क्वालिफिकेशन हो गई। मिनिमम एज क्या है, 35 ईयर्स होनी चाहिए आपकी, तो 35 ईयर्स आप क्रॉस कर रहे हो। उसके बाद चाह रहे हो कि मैं नौकरी भी करता हूँ और साथ में राष्ट्रपति चुनाव पे ही खड़ा हो सकता हूँ, तो वो खड़े नहीं हो सकते इसमें, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, 4 कंडीशन आपकी, इतनी 4 कंडीशन आपकी होती हैं जो बताया जाता है ये इतनी योग्यता आपकी होनी चाहिए तभी आप क्या है राष्ट्रपति चुनाव के लिए पद के लिए खड़े हो सकते हो, ठीक है, या राष्ट्रपति बन सकते हो आप तभी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 59 पे या अनुच्छेद 59 पे। इसमें बताया गया कंडीशन, मतलब क्या स्थिति होगी या क्या कंडीशन होनी चाहिए तब आप क्या है राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। पहली बात में बताया गया है कि नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, मतलब किसी भी हाउस के आप मेंबर नहीं होने चाहिए, मतलब कोई भी हाउस हो गया, आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, किसी के भी आप सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो आप राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। दूसरी क्या है, एमोल्यूमेंट प्रिविलेजेस अलाउंसेस, और जो आपके क्या नाम है कि जो संसद द्वारा आपके जो परिबद्ध, ठीक क्या, परिबद्धी विशेषाधिकार भत्ते, ये सब क्या है आपको किसके द्वारा दिए जाएंगे, संसद द्वारा दिए जाएंगे, पार्लियामेंट द्वारा तय किया जाएगा कि राष्ट्रपति को कितने आपको अलाउंस, कितना पैसा मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आपकी कंडीशन होती है, वो बोर्ड डिसाइड करेगा। साथ ही लाभ का पदाहरण नहीं करना चाहिए, सब यहाँ कंडीशन भी, यहाँ भी क्या कंडीशन आ रखी है कि लाभ का पदाहरण नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो कंडीशन किस में दे रखी है, आप स्थिति कह दें तो वो आपकी दे रखी है आर्टिकल 59 में बता रखा है ये चीज़, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन इन पर डायरेक्ट आते हैं कि आर्टिकल 59 क्या कहता है, या फिर पूछा जाएगा कि भारत की राष्ट्रपति की कंडीशन क्या होती है, ये क्या नाम है राष्ट्रपति चुनाव की, तो कंडीशन आप पूछिए या स्थिति के बारे में पूछती है तो आप आर्टिकल 59 कहेंगे उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, उसमें अगले आर्टिकल पे। तो आर्टिकल अगला आपका है 60, मतलब अनुच्छेद 60। इसमें क्या, इसमें ओथ के बारे में बात करिए, मतलब शपथ के बारे में बात करिए। राष्ट्रपति क्या है, शपथ लेंगे, तो शपथ किसके द्वारा लेंगे, तो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल, राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल 60 में दे रखी है, किसमें, आर्टिकल 60 में दे रखी है। और साथ ही इनको शपथ दिलाएगा कौन, भाई सबसे बड़ी बात आती है शपथ दिलाएगा कौन, तो शपथ दिलाने वाले व्यक्ति जो होंगे वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, वही राष्ट्रपति को क्या है शपथ दिलवाएंगे। आप देखो क्या नाम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। और साथ ही राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश ही दिलाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आर्टिकल 60 में आपकी जो शपथ के बारे में बात कही, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा और शपथ क्या होगी वो सब बता रखा है आर्टिकल 60 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 61 की तरफ। तो आर्टिकल 61 यह कहते हैं अनुच्छेद 61 में बताई जा रही है इम्पीचमेंट, मतलब महाभियोग जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लाया जाएगा वो आर्टिकल 61 के तहत लाया जाएगा। और इसको हमने अडॉप्ट कहाँ से किया था, तो इसको हमने अडॉप्ट किया था USA से, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने इसको अडॉप्ट किया था, किसको, इम्पीचमेंट को। आपकी जब पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उस वीडियो में मैंने बताया था कि हमने इम्पीचमेंट किससे लिया है, USA से लिया है, तो यहाँ ये मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का लाया जाएगा, किसके द्वारा लिया है, USA से लिया हमने। और साथ ही महाभियोग कहाँ लाया जाएगा, तो महाभियोग जो है आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है, जब आपको लगे कि राष्ट्रपति जी अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो मेंटली स्टेबल नहीं है ना, या तो वो मेंटली स्टेबल नहीं है या वो अपना पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए, ठीक है, तभी क्या है
आप उनको उनके ऊपर महाभियोग लाएंगे, अन्यथा उन पर महाभियोग नहीं लाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इम्पीचमेंट लाने का तरीका जैसे मैंने बताया कैसे लाया जाएगा। तो पहली बात क्या है, आप जब इम्पीचमेंट लाएंगे या कहते हैं महाभियोग लाएंगे, महाभियोग, ठीक है, महाभियोग जब लाएंगे आप, तो महाभियोग लाने के लिए कम से कम आपको 1/4 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास 100 मेंबर्स हैं तो 100 में से मिनिमम आपको 25 मेंबर्स चाहिए, तभी आप उनके ऊपर महाभियोग ला सकते हैं, अन्यथा उनके ऊपर महाभियोग भी नहीं ला सकते आप। ठीक है, और महाभियोग ला रहे हैं या इम्पीचमेंट ला रहे हैं तो आपको एडवांस नोटिस देना पड़ता है 14 दिन का। मतलब 14 दिन को 14 दिन से का पहले आपको उन्हें बताना पड़ता है। यहाँ पे नोट या कहते हैं नोटिस हो गया, ठीक है, यहाँ नोटिस है। ठीक है, तो 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है आपको राष्ट्रपति जी को कि आप अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम आपके ऊपर क्या है महाभियोग ला रहे हैं। ये आपको उनको 14 दिन पहले बताना पड़ता है किसको, राष्ट्रपति को। साथ ही आपको आपके जो मेंबर्स हैं उनका 1/4 का सपोर्ट होना चाहिए। मतलब 100 में से 25 मेंबर्स को आपका सपोर्ट होना चाहिए, तभी क्या है राष्ट्रपति पर महाभियोग लाएंगे। अब महाभियोग आ गया, मतलब आपको 100 में से 25 मेंबर ही मिल गए, और साथ ही क्या है आपने के 14 दिन का पहले का नोटिस, एडवांस नोटिस भी दिया राष्ट्रपति को। अब क्या होगा, जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चला, महाभियोग आपने डाल दिया, आप ये चीज पास कर दी। पहली कंडीशन क्या है, ये जो कंडीशन जो थी, ये 2 कंडीशन जो थी आपकी, ये 2 कंडीशन आपने फुलफिल कर दी। फुलफिल करने के बाद क्या है, ये चलाएगा, अब जाएगा आपका पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट कौन से हाउस में जाऊंगा, तो ये किसी हाउस में जाता है, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी में भी। अगर यहाँ मान चलो हम गए लोकसभा में, पहले हमने पेश कर दिया क्या, लोकसभा में पास कर दिया। अब लोकसभा में गया, लोकसभा में बात करी, हमने कहा कि राष्ट्रपति जी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है, और उनको बताया कि कहाँ कहाँ उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है, वो चीज़ देखा, वहाँ वोटिंग हुई, और वोटिंग में हम क्या जीत गए। वोटिंग में क्या है, वोटिंग सपोर्ट में आई, आपके पक्ष में आई। फिर क्या होगा, जब यहाँ से पास हो जाएगा, जब ये पास हो जाएगा, मतलब ये पास हो जाएगा, जब यहाँ से लोकसभा से बिल पास हो जाएगा, इससे लोकसभा से, जब लोकसभा से बिल पास हो जाएगा, फिर जाएगा राज्यसभा पे। अगर यहाँ फेल हो जाता है तो ये क्या महाभियोग क्या है, कैंसिल हो जाता है। महाभियोग क्या रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, महाभियोग कैंसिल हो जाएगा। अगर पास हो गया फिर जाएगा आपका दूसरा हाउस, मतलब फर्स्ट हाउस, आइदर हाउस। तो अगर जैसे लोकसभा में आया है तो फिर आप जाएगा किसमें, राज्यसभा में चला जाएगा। किसमें जाएगा, राज्यसभा में जाएगा आपका बिल। ठीक है, अब फिर ये महाभियोग किसमें गया, राज्यसभा में गया। फिर राज्यसभा में वहाँ वोटिंग होती है, उनमें बात करी जा रही है। तो राज्यसभा का जो बिल पास होगा वो पास होगा कैसे, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास होगा। मतलब क्या नाम है आपका, स्पेशल बहुमत से आपका क्या है ये पास किया जाएगा आप टोटल मेंबर। तो टोटल मेंबर क्या, 2/3 आपका मेंबर या 2/6 आपका 2/3 मेंबर आपका सपोर्ट में आएंगे, तब यहाँ मेजोरिटी कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको वीडियो में बताया है। 2/3 कंडीशन आपकी होती है कि आपको कम से कम आपको 2/3 मेंबर्स का सपोर्ट मिले, तभी ये पास होगा। मतलब लगभग 60% मान चलिए आपको चाहिए होते हैं, 60% से वो आवाज चाहिए होते हैं। ठीक है, तभी क्या है ये आपका पास होगा। फिर आपका जाएगा दूसरा, जब ये पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट पहले राज्यसभा लोकसभा में गया, लोकसभा से आपने स्पेशल मेजोरिटी से पास किया, फिर गया राज्यसभा में, राज्यसभा में आपने पास किया, फिर उसके बाद जाएगा इन्वेस्टिगेशन कमेटी के पास। मतलब राष्ट्रपति जी के पास पावर होती है कि वो जो उनके ऊपर महाभियोग लाए उसके ऊपर एक कमेटी बिठा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं राष्ट्रपति हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर क्या नाम है आप महाभियोग लेके आए, इम्पीचमेंट लेके आए, और मुझे लगता है वो गलत है, क्या मुझे लग रहा है आप मेरे ऊपर महाभियोग गलत लेके आए, तो मैं एज अ राष्ट्रपति होने के नाते एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठाऊंगा, अलग से इंडिपेंडेंट कमेटी बैठाऊंगा। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या मैंने कोई गलत कार्य करा है कि नहीं करा है। ठीक है, बोर्ड इस कमेटी डिसाइड करेगी कि राष्ट्रपति जो मैं हूँ, जो कि मैं राष्ट्रपति हूँ, तो मैंने कोई गलत काम करा है कि नहीं करा है। तो वो अगर कमेटी आपका पास कर देती है, तो स्पेशल मेजोरिटी से आपका जो क्या नाम वो कमेटी आपकी पास कर देती है बिल, तो क्या है प्रेसिडेंट आपके क्या है इम्पीच रहेगा, मतलब उनके ऊपर महाभियोग लागू हो जाएगा और वो अपने पद से हट जाएंगे। तो ये पूरा आपका पूरा मैप होता है जिसके द्वारा क्या है राष्ट्रपति जी को हटाया जाता है। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है आपका और क्या है यहाँ पे खत्म होता है इम्पीचमेंट। ठीक है, समझ आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताएंगे। कौन कौन सी शक्तियां होती है राष्ट्रपति की। तो पहली शक्ति होती है राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर होती है इनकी। पहली पावर क्या होती है, एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब कार्यकारिणी शक्ति होती है आपकी। फिर दूसरी पावर होती है आपकी कौन सी, लेजिस्लेटिव पावर, मतलब वैधानिक शक्ति
फिर तीसरी आपकी पावर जो होती है वो आपकी होती है जुडिशियल पावर, मतलब न्यायिक शक्ति होती है। फिर चौथी पावर कौन सी होती है आपकी, वो होती है इमरजेंसी पावर, मतलब आपातकालीन पावर होती है, किसकी, राष्ट्रपति जी के पास होती है। फिर आपकी पांचवी होती है वो आती है फाइनेंशियल पावर, मतलब वित्तीय शक्ति से कहा जाता है। फिर छठी पावर होती है आपकी डिप्लोमेटिक पावर, मतलब कूटनीतिक शक्ति होती है। बस लास्ट पावर जो होती है आपकी सेवेंथ, वो होती है मिलिट्री पावर, मतलब सेना की ताकत। आप जानते हैं राष्ट्रपति सेना के प्रमुख होते हैं। आपकी हमारी 3 आर्मी होती है ना, 3 सेना है आपकी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मतलब थल सेना, वायुसेना और जल सेना, है ना। तो तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है, तीनों सेना के प्रमुख हमारे राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक एक करके क्या है ये सब पावर्स को पढ़ते हैं। तो आपकी पहली पावर आती है एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब कार्यकारिणी शक्ति आपकी आती है सबसे पहले। जो राष्ट्रपति पहली पावर होती है कौन कौन सी होती है, आपकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है पहली। तो ये क्या होती है, जैसा आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, उनके जो एग्जीक्यूटिव कार्य होते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव वर्क होते हैं, वो प्रेसिडेंट जी के द्वारा होते हैं। मतलब जो भी कार्य आपकी केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार जो भी कार्य करेगी वो राष्ट्रपति के ऊपर द्वारा ही करेगी, और उसके द्वारा अलावा नहीं कर सकती वो। ठीक है, और अपॉइंटमेंट जो होता है, कोई भी सेंट्रल लेवल पे कोई भी अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, मतलब प्रेसिडेंट करेगा। हमारे देश के जो राष्ट्रपति होंगे वो क्या है, कोई भी सभी जो भी सेंट्रल लेवल पे व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, आप कहते हैं स्टेट लेवल पे, यहाँ पे आप यूनियन लेवल पे बात करें, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, आप किसी की मान लीजिए, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, आपका आपका जो अटॉर्नी जनरल हो गए, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, है ना, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, CJI, भारत के न्यायवादी सब कैग के हेड होते हैं, उनको अपॉइंट करता है। इन सभी को अपॉइंट करता है राष्ट्रपति जी, अपॉइंट करते हैं। ठीक है, साथ ही आपका आता है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 आपको पता है, लास्ट आर्टिकल होता है तो मैंने, तो आर्टिकल 78 बताता है जो PM है उनकी ड्यूटी है, और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, मतलब PM कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, या कहते हैं मंत्री परिषद के हेड होते हैं। ठीक है, उनकी ड्यूटी है कि कोई भी डिसीजन ले उसको इन्फॉर्म करें किसको, राष्ट्रपति जी को। ठीक है, आपके जो PM का कर्तव्य है कि मंत्री परिषद कोई भी निर्णय लें उसकी सूचना किसको दे, आपके अध्यक्ष या कहते हैं राष्ट्रपति जी को दें। किसको दे, राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति जी को। ठीक है, ये यहाँ गलत देखा, ये अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति जी हो गए। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति जी को देंगे ये। ठीक है, तो किसको देंगे, राष्ट्रपति जी को देंगे। याद रखिएगा आर्टिकल 78 के तहत क्या कहा जाता है, कोई हमारे प्रधानमंत्री होंगे, उनकी ड्यूटी है कि मंत्री परिषद या कहीं मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई भी डिसीजन लेते हैं, उसकी जो जानकारी और सूचना है वो क्या है, राष्ट्रपति जी को देंगे। कौन देंगे, प्रधानमंत्री देंगे। ठीक, क्यों कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के क्या होते हैं, हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में आपकी अगली पावर आती है मिलिट्री पावर, मतलब सेना की ताकत। बताया था राष्ट्र आपको, सेना की पावर, मिलिट्री पावर ही प्रेसिडेंट की पावर होती है। तो आपको बता दें, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस होते हैं, मतलब सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस कहा जाता है किसको, राष्ट्रपति जी को जाता है। क्यों कहा जाता है, वो कहा जाता है, या ऐसा समझ लीजिए कि तीनों सेनाओं के सब प्रमुख जो होते हैं वो कौन होते हैं, सबसे बड़े प्रमुख वो होते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, राष्ट्रपति जी के आदेश पे ही सेना वर्क काम करती है, प्रधानमंत्री कहने पर नहीं करती है। तो वो लगता है कि आपको प्रधानमंत्री डिसाइड कर रहे हैं, पर नहीं, सेना को जो कंट्रोल करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और कोई नहीं करता, राष्ट्रपति के द्वारा ही कोई सेना कार्य करेगी, वो सिर्फ राष्ट्रपति जी की परमिशन पे ही करेगी और किसी की परमिशन नहीं करेगी। ठीक है, याद रखिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो भारतीय सेना है वो किसके कहने पर कार्य करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या कह देंगे क्या नाम है, एग्जाम्पल हो जाए, या वो कहते हैं यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन दे देंगे कि CDS के द्वारा, है ना, CDS की पोस्ट जो आई है उसके द्वारा। तो आप इनमें से किसी का नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा ही इस भारतीय सेना को कंट्रोल किया जाता है उन्हीं की, क्योंकि जो सुप्रीम कमांडर जो होते हैं, सबसे बड़े अधिकारी जो होंगे तीनों सेनाओं पे, जो पद, सबसे बड़ा पद जो होगा तीनों सेनाओं में, वो राष्ट्रपति का ही होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के साइन होंगे तभी क्या है सेना वर्क करेगी, अन्यथा वर्क नहीं करेगी। ठीक है, वॉर डिक्लेयर मतलब युद्ध की घोषणा कौन करेगा, वो भी राष्ट्रपति जी ही करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। किसकी, पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद, मतलब संसद जब उनके इजाज़त दे देगी
तभी वो वॉर की डिक्लेरेशन कर देंगे, मतलब युद्ध की घोषणा कर देंगे। अन्यथा ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री बैठे हैं, आज लग रहा है बड़ा बहुत दिन हो गए कुछ तूफान ही नहीं करा, तो प्रेसिडेंट गए, हमने कहा, उन्होंने एक ऑर्डर पास करा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने को जा रहे हैं, मतलब जंग लड़ेंगे, तो भारतीय सेना तैयार हो जाए। तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि भारत से हमने कह दिया शुरू हो गए, नहीं, पहले पार्लियामेंट उसको डिसाइड करेगी क्या हम युद्ध करने के लिए जाएं कि नहीं जाएं। अगर युद्ध की स्थिति बनती है, कंडीशन बनती है, तो पार्लियामेंट उसको डिसाइड करेगी, फिर उसके बाद फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगी, तो राष्ट्रपति जी देखेंगे, बात समझेंगे, वो अपना फिर क्या नाम, वो एडवाइस दे सकते हैं, वो किसी भी एडवाइस दे सकते हैं, राष्ट्रपति जी के पास पावर होती है, वो किसी से भी एडवाइस दे सकते हैं। अगर उन्हें लगता है एडवाइस की जरूरत है तो एडवाइस ले लेंगे, अन्यथा उस पर साइन कर देंगे और कह देंगे ठीक है हम तैयार हैं, तो वो घोषणा हो जाएगी। ठीक है, अब 3 प्रमुख होते हैं आपके, 3 चीफ होते हैं भारतीय सेना के, आप जानते हैं 3 प्रमुख होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आपकी आर्मी होती है, उसके चीफ कौन है? तो आर्मी के चीफ कौन हमारे? जनरल मनोज पांडे। ठीक है, फिर नेवी आपकी आती है दूसरी, तो नेवी के चीफ कौन है? नौसेना के सेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार, मतलब एडमिरल आर हरि कुमार, इसके कौन है? चीफ है किसके? आर्मी के। फिर आपका आता है एयरफोर्स, मतलब वायुसेना, तो वायुसेना का प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। याद रखिएगा, ये लेटेस्ट है, क्वेश्चन इन पे आ जाते हैं, पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में कि आर्मी के हेड कौन है ना, नेवी के हेड कौन है या एयरफोर्स के हेड कौन है, तो तीनों के हेड मैंने यहाँ नोट कर दे, आपको दे दिए, बता दिए, आप याद कर लें इसको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पावर पे। तो तीसरी पावर जो आपकी है वो है डिप्लोमेटिक पावर, मतलब कूटनीतिक शक्ति आपके पास किसके पास होती है? राष्ट्रपति जी के पास होती है। तो अब कौन सी पावर होती है? डिप्लोमेटिक पावर होती है, मतलब हिंदी में कहें, राजनीतिकों का जो वेलकम होता है, या फिर कोई भी डिप्लोमेट्स आपके आते हैं, वहाँ से कोई व्यक्ति आता है दूसरे देश का, कोई डिप्लोमेट आता है, या कहते हैं राजनयिक आता है, तो उसका स्वागत, उसको उसकी प्राप्ति करना, उसको रिसीव करना, ये कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है आपका। ठीक है, इंटरनेशनल फोरम पर रिप्रेजेंट कौन करेगा? तो वो इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, और कोई नहीं करता। जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति हो रहा, तो वहाँ पे बात करी जाएगी प्रेसिडेंट के बारे में, बात करी जाएगी, वहाँ कहेंगे एज वी आर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पे आएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वहाँ प्रेसिडेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट प्रेजेंट करेंगे, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कौन प्रेजेंट करेगा? प्रेसिडेंट के। व्यक्ति वो जा रहा है, वो किसके बिहाफ पे जा रहा है? राष्ट्रपति जी के बिहाफ पे जा रहा है। ये नहीं कि आप उस पद पे जा रहे हैं, आप जा तो रहे हैं, पर किसके कहने पे? राष्ट्रपति जी के कहने पे आप जा रहे हैं किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। ठीक है, फिर आपका आता है इंटरनेशनल ट्रीटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधि भी होंगी, वो भी कौन साइन करता है? वो राष्ट्रपति ही साइन करता है, और कोई साइन नहीं करता। यार भाई, लगता है आपको लगता है कि प्रधानमंत्री करते होंगे, क्यों? प्रधानमंत्री जगह पे साइन कर रहे होते, प्रधानमंत्री साइन करेंगे, पर उसको अप्रूवल कौन, फाइनल डिसीजन कौन लेगा? उसका फाइनल डिसीजन लेता है राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर साइन नहीं करेंगे, तब तक वो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी भारत में। ठीक है, अब वो संधि क्या भारत में लागू नहीं होगी, तो जब तक राष्ट्रपति जी उस पर साइन नहीं करेंगे तो संधि लागू नहीं होगी, ये बात याद रखना। ये नहीं कि प्रधानमंत्री वहाँ आप जाते हो, फोटोज वीडियो में देख रहे होते हो कि फाइल शेयर करी जाती है दूसरे को ना, कि आपको इस टीटी साइन होती है तो बस साइन कर रहे होते हैं, पर एक फाइल उसको दे दी जाती है, सामने वाले को वो अपनी फाइल दे देते हैं। तो वो भले ही साइन करते होंगे, वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट साइन करते हैं, पर फाइनल पर साइन जो होता है, वो ट्रीटी का जो फाइनल साइन होता है, डॉक्यूमेंट होता है, राष्ट्र में एक हिस्सा आपका बना होता है, उसमें किसके साइन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट के साइन होंगे तभी वो पास होगा, अन्यथा वो पास नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं चौथी पावर के बारे में, वो है इमरजेंसी पावर, मतलब आपातकालीन शक्ति आपकी। अब ये कौन कौन शक्ति है? 3 शक्तियां हैं, 3 इमरजेंसी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। कौन कौन सी 3 इमरजेंसी पावर? तो पहली आपकी आती है, जिसे हम पहली कहते हैं, तो पहली आपकी आती है नेशनल इमरजेंसी, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। अगर वो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 352 के तहत। आर्टिकल 352 के तहत क्या है आपकी? नेशनल इमरजेंसी आती है। तो आपको क्वेश्चन अभी कहीं पूछा जाए कि नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में आता है, तो आप कहेंगे 352 में आता है। फिर आपको कहेंगे दूसरी जो इमरजेंसी है वो आपकी है स्टेट इमरजेंसी, मतलब राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल क्या होता है? राज्य आपातकाल समझ लीजिए, जैसे आपके स्टेट में इलेक्शन चल रहा है, आपके स्टेट में सरकार है, स्टेट में सरकार है, वो सरकार गिर जाए ना, सरकार गिर जाए, और सरकार गिरने के बाद क्या होता है, वहाँ पे कौन सा काम का संभालेगा? अब सरकार चली गई, अब काम तो भाई, तो किसी देश का या पर राज्य काम लगातार होता है,
ये नहीं होता कि आज काम रोक दिया, महीने 2 महीने काम रोक दे रहे हैं, कोई नहीं तो कोई और कर देगा। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। उनका डेली का अपना काम होता है, डेली का काम हो रहता है। तो अब सरकार हट गई तो काम कौन करेगा? तो उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब नेशनल स्टेट इमरजेंसी। और फिर क्या, राष्ट्रपति उसको अपने अंडर ले लेता है, या कहते हैं अब जो प्रेसिडेंट रूल जो होता है आपका, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रूल जो होता है आपका, वो प्रेसिडेंट रूल को ही हम कहते हैं स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। किसका कहते हैं? स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। प्रेसिडेंट रूल को ही हम क्या कहते हैं? स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, राज्य आपातकाल कहते हैं। ये आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 में आता है। फिर तीसरी पावर जो होती है वो आपकी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब वित्तीय आपातकाल। जब अब लगे कि हमारे देश में रुपया खत्म हो, मतलब कंडीशन ऐसी आएगी हम कुछ चीज़ खरीद नहीं सकते, हमारे पास सब पैसा खत्म हो गया है, हम कंगाल हो गए हैं ना, तो तब राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? अब वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है तो कोई, ये पावर इनके पास है तो जरूर, पर इसका इस्तेमाल वो डायरेक्ट नहीं कर सकते। वो ये बात याद रहेगा, इस इन सभी पावरों का इस्तेमाल राष्ट्रपति जी मंत्री परिषद, मतलब मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकते। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, मंत्री परिषद जो होता है, वो इसका डिसीजन लेते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इमरजेंसी लागू करनी है कि नहीं करनी। तभी राष्ट्रपति जी उस पर वो आपातकाल लागू करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है, उनके पास डायरेक्ट नहीं कि वो गए आज हटा मन करा देश में नेशनल इमरजेंसी ला देते, है ना, तो उन्हें साइन कर दे नेशनल इमरजेंसी लग गई दोबारा देश में, ऐसा नहीं होगा। मंत्री परिषद जब तक उसकी इजाजत नहीं देते हैं तब तक राष्ट्रपति क्या है, कोई भी इमरजेंसी लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर भले इस चीज़ की है कि सिग्नेचर इनके द्वारा होंगे, पर डायरेक्ट नहीं है कि इनको पहले क्या परमिशन लेनी पड़ती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, या कहते हैं मंत्री परिषद की परमिशन लेंगे, तभी वो क्या है, ये इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता आपका पांचवी पावर, वो आती फाइनेंशियल पावर, मतलब वित्तीय शक्ति जो आपकी आती है। इसमें क्या आता है? इसमें आपका आता है मनी बिल। जो कोई बिल होगा, मनी बिल होगा, उसको कौन पेश करेगा? लोकसभा में। जो भी लोकसभा में मनी बिल पेश होता है उसको पेश किया जाता है किसके? राष्ट्रपति के अनुमति पर, प्रायर परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो आपकी पूरी अनुमति लेनी पड़ती है कि संसद की लेनी पड़ती है। कोई भी लोकसभा में कोई बिल होगा, संसद में आपको राष्ट्रपति से पावर लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ती है, और उसके बाद क्या है, कोई भी बिल पास होगा। मतलब कोई बिल, जैसे ऐसे समझिए आप, यहाँ नहीं समझ आ रहा होगा, तो ये कहें लोकसभा में कोई बिल आया, ठीक है, लोकसभा ने क्या कोई बिल पेश करा है कि बोला ऐसा है, हमें ये काम करना है, इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च होगा। ठीक है, तो संसद में से पास कर दिया है। संसद में पास कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि अब 1000 करोड़ रुपए उन्हें मिल गया। 1000 करोड़ रुपए उन्हें जब तक नहीं मिलेगा जब तक उन्हें राष्ट्रपति जी की सिग्नेचर होंगे उस पर। राष्ट्रपति जी जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक मनी बिल आपका पास नहीं होगा। अब ये क्या है, मनी बिल पर जो भी है, मनी बिल पर लोकसभा स्पीकर ने लिया, फिर मतलब वो यहाँ ने लिया फैसला नहीं है, वो यहाँ आएगा कि मनी बिल पर लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो फैसला लेते हैं। ठीक है, ये फैसला लेते हैं। ठीक है, मनी बिल पर डिसीजन कौन लेता है? लोकसभा के स्पीकर डिसीजन लेते हैं आपके। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपके। फिर आपका आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में किसी में आता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही आता है या राष्ट्रपति को दिया जाता है। ठीक है, अब ग्रांट कोई भी परमिशन होगी वो किसके द्वारा दिया जाएगा? राष्ट्रपति जी के द्वारा ही दिया जाएगी हर चीज़ की। मतलब कोई भी बिल पास होगा, सारे पैसा का लेन देन और आप कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, है ना, तो राष्ट्रपति जी के उस पर सिग्नेचर होंगे तभी वो पैसे का इधर से उधर होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अब ये मत मानना कि 100 रुपये चाहिए, सरकार जा रही राष्ट्रपति जी के पास कि सरकार हमें सर 100 रुपये चाहिए, हमें यहाँ खर्च करने, तो ऐसा नहीं। पूरा एक बिल बनता है, मतलब कोई काम है, पहले आपको एक काम बताना पड़ेगा क्या काम करेंगे, उस पर सरकार को एक एस्टिमेट खर्चा बताना पड़ता है कि लगभग सर हम ये कार्य करने जा रहे हैं और इस पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च होगा, तो वो 1000 करोड़ रुपए का पूरा जो सेंक्शन है वो पास करेंगे। उसके बाद वो सरकार उस पर कैसा खर्च कर रही है वो सरकार की जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति की नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति ने क्या है वो बिल पास कर दिया है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो मैंने रुपए दिए हैं उन रुपये को गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो कैग को, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल जो है,
उससे क्या कहेगा कि आप जाइए तो वो पहले चेक करिए कि जो मैंने 1000 करोड़ रुपए ने सेंक्शन किए हैं, क्या 1000 करोड़ रुपए सही जगह इस्तेमाल करें कि नहीं करें? भाई मैं तो 1000 रुपए दे दिए मैंने जेब से, अब वो उस रुपए को सही इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन चेक करेगा? वो कैग चेक करेगा। कैग जब रिपोर्ट लाएगा तो राष्ट्रपति जी को दिखाएगा, बताया कि देखो इनने 1000 करोड़ रुपए ये थे और सरकार ने इसको यहाँ यहाँ खर्च करा है। तो जैसे उन्हें लगता है कि यहाँ खत्म खर्च करा, तो ठीक है, अच्छा, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये क्या होगी? फाइनेंशियल पावर होगी उनकी। ठीक है, पर चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पावर पे। और ये इसमें आपकी आती है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मतलब भारत की आकस्मिकता निधि जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। ये फंड होते हैं आपके, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का वित्त आयोग, ये भी कौन? राष्ट्रपति रखते हैं, 5 साल तक रहते हैं। ठीक है, तो इसके हेड कौन होते हैं? इन सभी के हेड कौन? प्रेसिडेंट होंगे, राष्ट्रपति जी होते हैं। और इन सभी के सिग्नेचर पर, इन सभी पे सिग्नेचर किसके होते हैं? राष्ट्रपति जी के होते हैं। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो पॉइंट है आपके, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसके हेड कौन है? इसके नीचे किसे कौन है? राष्ट्रपति जी होते हैं। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इस पे कौन? राष्ट्रपति जी होते हैं 5 साल के लिए। क्योंकि उनका पद कितने साल का होता है? 5 साल का पद होता है राष्ट्रपति जी का, तो 5 साल के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी अगली पावर आती है लेजिस्लेटिव पावर, मतलब वैधानिक शक्ति जो आपकी होती है। अब देखो ये क्या होता है वैधानिक शक्ति या लेजिस्लेटिव पावर? जैसे संसद चल रही है आपकी, है ना, कोई पार्लियामेंट का सेशन है ना, संसद का जो सत्र है, वो सत्र है या फिर कोई बैठक है, उसकी इतना बैठक जो होगी, उस बैठक को बुलाने वाले व्यक्ति कौन होगा? तो उस बैठक को बुलाने वाले व्यक्ति कौन होगा? वो राष्ट्रपति जी ही होते हैं। संसद की जो पहली बैठक होती है वो राष्ट्रपति जी के कहने पे ही होती है। ठीक है, उसके बाद फिर उनके जो स्पीकर होते हैं, क्या नाम है, जो संसद है, फिर उन हर एक उसके क्या नाम लीडर बना दिए जाते हैं राष्ट्रपति जी के कहने पे। पर होता कौन, बुलाता कौन है उसको? वो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। ठीक है, और साथ ही जो संसद है उसके जो सेशन है, सत्र है, उसका प्रोरोगेशन या सत्रवासन, है ना, 17 वसन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही होता है। किस द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा ही होता है। ठीक है, अब एमपीज की जो नॉमिनेशन है, उनको चुना जाता है, आप जानते हैं 12 एमपीज को चुना जाता है राज्यसभा के लिए। वो कौन चुनता है? वो राष्ट्रपति जी चुनते हैं। लोकसभा में 2 होते हैं शायद, और आपके क्या नाम है, राज्यसभा में 12 होते हैं। इनको कौन चूज करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, और एमपी जो संसद है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता, वो भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अब देखो ये सब पावर राष्ट्रपति जी के पास है, तो पर राष्ट्रपति जी इनका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी को पहले मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से पूछना पड़ेगा कि ये मैं एमपी है, ऐसे नॉमिनेट कर लूँ मैं? अगर वो कह देते हैं कि हाँ, तो राष्ट्रपति जी उनको नॉमिनेट कर लेंगे, अन्यथा नॉमिनेट वो व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं। ये सब पावर भले राष्ट्रपति जी के पास है, पर इनकी पावर वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, इनडायरेक्ट पावर है। ये पास सारी पावर कैसी? इनडायरेक्ट है। पावर तो सारी है, पर आप वो तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको क्या परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये हमारे संविधान की सबसे अच्छी बात है, एक खास बात है कि कोई भी कार्य हो रहा उसकी परमिशन उनको लेनी पड़ती है, स्वयं वो काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर आपका आता है इसमें जॉइंट सिटिंग, मतलब संयुक्त बैठक है, उसको कौन बुलाता है? वो राष्ट्रपति जी भी बुलाते हैं। मतलब राज्यसभा लोकसभा की जॉइंट सिटिंग करा रहे हैं तो कौन बुलाएगा उसको? राष्ट्रपति जी बुलाएंगे। ठीक है, और बिल होंगे वो राष्ट्रपति जी उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे, उसको वापस करेंगे, उसको विदहोल्ड करेंगे, मतलब रोक देंगे। तो वो राष्ट्रपति जी इसमें कंडीशन होते हैं, कोई भी बिल आपका बना है उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं, उसको वापस भी भेज सकते हैं, और साथ ही उसको रोक कर अपने पास रख भी सकते हैं। पर यहाँ कंडीशन क्या रहती है? मनी बिल को, अगर मनी बिल आपका आया है राष्ट्रपति जी के पास, क्या है, मनी बिल आया है, तो मनी बिल को राष्ट्रपति जी रोक नहीं सकते, उन्हें उस पर साइन करना ही होता है। वैसा नहीं है राष्ट्रपति जी के ऊपर कोई मनी बिल पेश हुआ संसद में और राष्ट्रपति जी बोले वह नहीं, तुम फालतू खर्चा कर रहे हो, ये नहीं होगा खर्चा, हम नहीं करने देंगे, रुपये नहीं देंगे, साइन ही नहीं करेंगे, मेरा पैसा मैं खर्च नहीं करूँगा, मैं हेड हूँ, है ना, तो मैं खर्च ही नहीं करने दूंगा। तो क्या है, तुम वो उसे रोक देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, वो रोक नहीं सकते उसको, मनी बिल को उन्हें पास करना ही करना होता है। बाकी भी बड़ी बिल होंगे जो उनको भले ही वो रोक सकते हैं, कोई अपने पास एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई रिजेक्ट भी कर सकते हैं ना, कुछ को क्या नाम है, वो रोक के बैठ सकते हैं कि हाँ अभी मैं विचार कर रहा हूँ इस पर, यार देखता हूँ सही लगता है तो पास कर दूंगा, अन्यथा पास नहीं करूँगा मैं। ठीक है, ये बात हो सकती है, ऐसा वो कर सकते हैं, क्योंकि वो कौन है? वो राष्ट्रपति जी है। सीधी सी बात है, वो कौन है? वो राष्ट्रपति जी हैं।
तो वो ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे बात करेंगे किसकी, आगे बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे आगे वीटो पावर की बात करेंगे, किसकी, वीटो पावर की बात करेंगे। वीटो शक्तियाँ जो होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये पावर्स क्या होती हैं, कौन कौन सी पावर होती है इनके पास, एक तो होती है, पहली होती है एब्सोल्यूट वीटो, मतलब पूर्ण शक्ति वीटो उनके पास होती है। कोई बिल आएगा उसको वो कैसे भी हटा सकते हैं, मतलब मना कर सकते हैं। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड एसेट्स टू द बिल इज टर्मिनेटेड एज हिज एब्सोल्यूट वीटो, मतलब विधेयक पर सहमति को रोकने की राष्ट्रपति की शक्ति को उसका पूर्ण वीटो कहा जाता है। मतलब कोई आप बिल आया है, उसको पास किया गया है और उसको राष्ट्रपति जी क्या है, कैंसिल कर दे रहे हैं, मतलब उसको वीटो रोक देते हैं पूरी तरह से, तो वो क्या होगी, आपकी एब्सोल्यूट वीटो होगी, या पूर्ण वीटो कहते हैं उसको। ठीक है, कौन कौन से बिल होंगे, जो बिल आपके आप पब्लिक बिल होंगे और प्राइवेट बिल होंगे, इन्हीं को रोक सकते हैं और कोई नहीं। और देखो कंडीशन ये होती है, पब्लिक बिल होते हैं वो मिनिस्टर लेके आते हैं और प्राइवेट बिल होते हैं वो MP लेके आते हैं। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइवेट बिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके आएंगे और पब्लिक बिल कोई भी मिनिस्टर ला सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले इस पे। तो दूसरी पावर आपकी होती है सस्पेंसिव वीटो, मतलब निलंबनकारी वीटो होती है। आप ये इस पे क्या होता है, ये आपकी होती है रिटर्न टू रिकंसिडरेशन, मतलब पुनर्विचार के लिए उठाएं। मतलब कोई आप बिल आया है उसको राष्ट्रपति क्या है वापस भेज सकते हैं कि आप देखो इस पर डिसीजन लो और पुनर्विचार कीजिए। आप इस पर क्या आपको कुछ कुछ कमी लग रही है, इनको आप सुधार कर दीजिए। आपको लगता है नहीं, ये वो राष्ट्रपति जी कहते हैं कि ये जो पॉइंट आपने जो बिल लाए हो ये सब थोड़ी गलत है, लगता आप इस पर पुनर्विचार कीजिए फिर इसको लाइए। उसे हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, या कहते हैं निलंबनकारी वीटो कहते हैं। वो खाली मनी बिल को वापस नहीं, मनी बिल को छोड़ के बाकी सभी बिलों को क्या है कि बाकी सभी बिलों पे क्या है उनको ये सस्पेंशन वीटो लागू होगी, सिर्फ मनी बिल पे लागू नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल होता है, उसको राष्ट्रपति जी को पास करना ही होता है, अन्यथा क्या है देश का कामकाज रुक जाएगा। ठीक है, फिर आता है आफ्टर रिकंसिडरेशन, मतलब चुनाव के बाद, मतलब पुनर्विचार के बाद क्या है राष्ट्रपति जी को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। ये कंडीशन है। हमसे पुनर्विचार वालों कैसे, तो बिल आया, बिल को राष्ट्रपति जी ने क्या नाम वापस भेज दिया था, वापस भेजने के बाद फिर वो उन्होंने सारा संसद ने वैसे ही वैसे दोबारा भेज दिया है ना, कोई चेंज नहीं करा, तो फिर उसको क्या राष्ट्रपति जी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उस पर साइन करना ही पड़ेंगे, उससे वो कुछ नहीं कर सकते उसका। ठीक है, फिर तीसरी पावर आपकी आती है पॉकेट वीटो, मतलब पॉकेट वीटो ये क्या, विदहोल्ड, मतलब किसी बिल को लगता है राष्ट्रपति जी को लगता है कि ये थोड़ा बिल सही नहीं है और इसे भेज रहा हूँ, उन्होंने आगे वापस भेज दिया मुझको, इसमें सरकार मतलब हटने को तैयार नहीं है, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे उसको भी जेब में रख देंगे, पॉकेट वीटो ना, कोई चीज रख दी जेब में रख दी। अब वो उस पर जेब में रखी है, बैठे हुए हैं, और संसद उनसे सरकार उनसे पूछ रही है, संसद पूछ रही है उनसे कि सर बिल आपको दिया था वो पास करा ही नहीं करा, तो राष्ट्रपति जेब में रखेंगे कि हाँ अभी विचार कर रहे हैं उस पर, देखते हैं। ठीक है, विचार कर रहे हैं देखते हैं उसको, ये कहेंगे क्या करें, विचार कर रहे हैं देखेंगे उसको। अब कितने समय तक रोक सकते हैं उसको, तो ये होता है इन्फिनिट टाइम तक, मतलब जब तक राष्ट्रपति जी की इच्छा नहीं होती तब तक वो रोक सकते हैं, इच्छा जब तक होती तब वो रोक सकते हैं। ये क्या होती है आपकी पॉकेट वीटो होती है। याद रहे एक चीज और बता दें आपको, नोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो यूएसए के प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास 4 वीटो पावर होती है। कौन सी 4 वीटो पावर, उस हम कहते हैं क्या, क्वालिफिकेशन वीटो कहते हैं। चौथी जो पावर होती है इनके पास कौन सी, क्वालिफिकेशन वीटो या योग्यता वीटो भी कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है नंबर 7, आपका ऑर्डिनेंस पावर आपकी जो होती है। ठीक है, तो वो आती है, कंडीशन क्या होती है उस पर, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉन सेशन, मतलब जब संसद सत्र में नहीं होगी तब ये पावर उनके पास आती है। अप्रूवल इन 6 वीक्स, मतलब 42 डेज के अंदर आपको क्या है जिसकी स्वीकृति देनी पड़ती है। मैक्सिमम वैलिडिटी इसकी लिमिट 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए होती है। मतलब संसद अगर नहीं है और उस समय कोई आपका अध्यादेश या कोई नियम कायदे कानून पास करना होता है, तब राष्ट्रपति जी क्या है अपने दम पर, एग्जैक्टली अपने दम पर अपने उस पर कोई बिल पास कर सकते हैं। सिर्फ वो सिर्फ 6 महीने के लागू होगा, या कहते हैं 42 डेज पे लागू होगा, उसका तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एडवाइस किससे लेंगे, वो सलाह लेनी पड़ेगी, सॉरी सलाह लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति जी को, किनसे सलाह लेनी पड़ेगी उन्हें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से लेनी पड़ेगी, मंत्री परिषद से सलाह लेकर ही ये सब कार्य कर सकते हैं, उसके बिना उनकी सलाह के काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
अब सेवंथ पावर जो आपकी आती है वो आती है जुडिशियल पावर आती है, क्या, न्याय शक्ति आती है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं या चीफ जस्टिस उनके जज के हेड होते हैं, उन्हें उन कोर्ट के हेड होते हैं, वो उन सभी को कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं। ठीक है, किसकी सलाह पे क्या नाम है, राष्ट्रपति जी है, वो सलाह दे सकते हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकते हैं आर्टिकल 143 के तहत। आर्टिकल 143 में क्या रखा है कि राष्ट्रपति जी हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट है उससे किसी भी कानूनी सहायता ले सकते हैं, कानूनी तरीके से सहायता ले सकते हैं, या कह देते हैं कोई बिल है या उन्हें लगता है कि इसमें उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे क्या आप तो ये बिल आ रहा है, क्या एक कानून के हिसाब से सही है, कोई गलत तो नहीं है इस चीज़ में। तो सुप्रीम कोर्ट से देखेगा, उसे पढ़ेगा और वो सिर्फ राय देगा, लागू इजाज़त नहीं सकता राष्ट्रपति जी को, वो सिर्फ राय दे सकता है कि सर ऐसा है, ये भी यहाँ पॉइंट आउट लग रहा है, आप यहाँ से उतार लीजिए। राष्ट्रपति ने पढ़ा और दे, अरे नहीं ठीक है, वो तुम छोड़ो उसको, तो वो क्या, वो वैसे ही बिल पास होगा। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती करते हैं सर ये यहाँ पे गलत है, ये सही कीजिए, नहीं, सिर्फ सलाह देगा वो, इजाज़त नहीं सकता राष्ट्रपति जी को। ठीक है, और साथ में यहाँ रखिएगा, राष्ट्रपति जी का पार्डन पावर भी है, मतलब क्षमा शक्ति भी उनके पास है। तो 5 टाइप की पार्डन पावर्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं आपकी, पहली होती है पार्डन पावर होती है, क्षमा शक्ति होती है, वो कौन होती है, कंप्लीट फ्रीडम होती है, पूर्ण स्वतंत्रता होती है। आप कोई भी सजा मिली है उसमें आपको क्या है, पूरी तरह फ्री कर दिया जाएगा आपको। फिर आपका होता है कम्यूटेशन, मतलब कम्यूटेशन पावर होती है, इसमें क्या होता है कि चेंज करेक्टर ऑफ पनिशमेंट बट रिमेन टाइम रिमेन सेम, मतलब कोई पनिशमेंट है उसको चेंज है, कोई आपको फांसी सजा है वो आपकी हटा दी जाएगी, पनिशमेंट हटा दी जाएगी। और जैसे सॉरी, कोई आपको पनिशमेंट दी गई है, आजीवन कारावास दिया, सख्त आजीवन कारावास दिया गया है ना, सख्त आजीवन कारावास दिया है, तो आजीवन कारावास तो रहेगा पर सख्त हट जाएगा, मतलब नॉर्मल आजीवन कारावास मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसे कहते हैं कम्यूटेशन कहते हैं। फिर आपका आता है रेविशन, मतलब परिहार, इसमें कहते हैं रिड्यूस द टाइम ऑफ पनिशमेंट बट द करेक्टर रिमेन सेम, मतलब सजा का समय कम कर दें लेकिन चरित्र वही रहेगा। अब जैसे क्या हुआ, कोई है व्यक्ति, जैसे फांसी सजा दी गई है ना, तो क्या है उसको सजा कम कर देंगे, फांसी सजा क्या कर देंगे, उसको उम्र कैद दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, परिहार सजा हो गई। तो आता है रेस्पाइट, ठीक है, मोहलत, तो कोई स्पेशल केस जो होते हैं, प्रेग्नेंट लेडी हो गई, फिजिकली डिसेबल पर्सन हो गया, उनके लिए बनाया जाता है। तो रेस्पाइट होता है, कोई स्पेशल केस है, अब जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको छूट दे दी जाती है कि आप जाइए, प्रेग्नेंट है, आपको छूट दे दी जाती है, साल 1.5 साल 2 साल जो भी होगी वो दे दी जाएगी। ठीक है, फिर आपका आता है लास्ट पावर आपकी आती है 5वीं, डिप्राइव, मतलब दंड विराम। इसमें कहता है टू स्टॉप और डिले द पनिशमेंट ऑफ अ प्रिजनर हु वाज गोइंग टू बी पनिश्ड बाय डेथ, मतलब एक कैदी की सजा को रोकने या निलंबित करने के लिए जिसे मौत की सजा दी जाएगी। अब किसी व्यक्ति को आपको क्या सजा दी जा रही है, क्या फांसी सजा दी जा रही है, तो राष्ट्रपति जी उसको रोक लेंगे और उसको क्या है या तो रोक देंगे या डिले तक, बोला अभी मत फांसी लगाओ, ये 4 महीने बाद लगाना, 2 महीने बाद लगाना। ठीक है, ये हो सकता है। आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर को पावर दी जाती है पार्डन की। ठीक है, तो गवर्नर के पास भी ताकत होती है, पावर होती है, राज्यपाल जो होते हैं उन्हें भी क्षमा करने की शक्ति दी जाती है। ठीक है, चलिए, पर आज इतना ही पढ़ते हैं, आज इतना ही पढ़ेंगे, पर आपकी जो अगली वीडियो आएगी इसके आगे शुरू करेंगे। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति जी पढ़ेंगे, क्या, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। ठीक है, अगली वीडियो कहाँ शुरू करेंगे, उपराष्ट्रपति जी शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कि बाकी लोगों के पास ही पहुंच सके। जय हिंद।